नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल टियर 2 एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, आज 7 मार्च 2023 को एसएससी सीजीएल टियर 2 का जो एग्ज़ाम था उसका लास्ट दिन है और आज के जितने भी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है या फिर आप हमें कोई भी क्वेश्चंस बताना चाहते हैं तो आप हमें 81, ठीक है, 81819473 पे आप हमें डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो में कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। 8181819473 ये व्हाट्सएप नंबर याद रखिएगा। बाकी दोस्तों पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था दोस्तों कि भूमध्य सागर से उठने वाले जो कि चक्रवाती तूफान चक्रवाती तूफान की वर्षा से किस फसल को फ़ायदा होता है, जो कि सर्दियों के मौसम में होता है। इसको शीतोष्ण तूफान की वर्षा से, ऐसे ऑप्शंस था। आपका प्रश्न था दोस्तों कि जैसे कि भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण तूफान की वर्षा से किस फसल को फ़ायदा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रबी की फसल को जो कि फ़ायदा होता है। रबी, खरीफ ऐसे करके ऑप्शन से, तो रबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान भाग में भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ के आक्रमण के कारण सर्दियों में वर्षा का अनुभव होता है, जो कि छोटे तेज स्ट्रीम द्वारा संचालित होता है। चूँकि पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती हवाओं के साथ जुड़ा हुआ है, वे वर्षा लाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जो कि विशेष रूप से सर्दियों में निचले इलाकों में मध्यम से भारी बारिश और भारतीय उपमहाद्वीप के पर्वतीय क्षेत्रों में भारी हिमपात व उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकांश सर्दियों और मानसून के पूर्व के मौसम की बारिश का कारण होता है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो पश्चिमी विक्षोभ जो कि ऊपरी वायुमंडल पर निम्न दाब प्रणाली के अलावा और कुछ नहीं है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में बनता है और दुनिया भर में पूर्व की ओर यात्रा करता है। जब ये निम्न दाब प्रणाली भारतीय उपमहाद्वीप में आती है तो वे हिमालय से अवरुद्ध हो जाती हैं और पश्चिमोत्तर मैदानी इलाकों में बारिश और पश्चिमी हिमालय के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात करती हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर जो कि उपजीवन के बाद वे कमज़ोर हो जाती हैं और नमी से रहित हो जाती हैं, क्योंकि वे भारत के उत्तरी मैदानों में घने कोहरे के साथ शुष्क हवाएं चलती हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों यहाँ पे कि यूनियन यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद जो कि 44 आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, जो समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2020 के दिल्ली दंगों में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की याचिका को जो कि रद्द किया गया था, दायर याचिका को रद्द किया गया था, तो उसमें जो है दोस्तों फेसबुक ही था। जी हाँ दोस्तों, इसमें फेसबुक को दोषी माना गया था। बाकी क्या पूछा था, इसका लैंग्वेज क्या था ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर 2020 के दंगों से रिलेटेड अगर कुछ भी आया होगा जो कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट का ही ऑप्शंस था, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ऐसे करके थे, तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो फेसबुक ही होगा, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बलबन की उपाधि किसे दी गई थी, तो बलबन की उपाधि जो कि उल्गू खान को दी गई थी, ठीक है। बलबन की उपाधि जो कि उल्गू खान को दी गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 1210 मिलियन या फिर 1.21 अरब या फिर बिलियन इसको कह सकते हैं। 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या बढ़कर जो कि 1.21 बिलियन हो गई है, जिसमें 181 बिलियन से अधिक की वृद्धि हुई है। हालांकि देश की जनसंख्या अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की संयुक्त जनसंख्या के लगभग बराबर है।
ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों, इसमें कुल टोटल जो कि यहाँ पे 1214.3 मिलियन जो कि मिलियन उम्मीद की बात यह है कि 1911 से 1921 को छोड़ के 2001 से 2011 पहला दशक है जिसने वास्तव में पिछले दशक की तुलना में कम आबादी को जोड़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो कि 1210.2 मिलियन है। पुरुषों की जनसंख्या जो कि 623.7 मिलियन आकी गई थी और महिलाओं की जनसंख्या 586.5 मिलियन थी। अतः जो कि यहाँ पे आपका जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस होगा वो सही होगा। 2001 से 2011 में प्रतिशत वृद्धि जो कि 17.64 थी। पुरुषों की बात करें तो 17.19 और महिलाओं की 18.12। भारत की जनसंख्या विश्व की जो कि 17.5% जनसंख्या है टोटल विश्व की पूरी जनसंख्या का। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश जो कि 199 मिलियन लोगों के साथ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र 112 मिलियन लोग और लक्षद्वीप सबसे कम आबादी वाले यानी 64,429 है। यूपी और महाराष्ट्र की संयुक्त जनसंख्या अमेरिका की तुलना में अधिक मानी गई है। ठीक है, बात करते हैं 1991 से 2001 की तुलना में 2001 से 2011 के दौरान 6 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की दशकीय वृद्धि दर में गिरावट आई है। यूपी जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ महाराष्ट्र में 25.85% से 20.09%। वहीं बात करते हैं 22.73% से 15.9%। बिहार में जो कि 28.62% से 25.07%। पश्चिम बंगाल में 17.77% से 13.93%। आंध्र प्रदेश में 14.59% से 11.10% और मध्य प्रदेश में 24.26% से 20.30% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य का गवर्नर करता है। बात करते हैं दोस्तों, तो राज्य के गवर्नर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करते हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों, उनके कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 165 और 177 में दिया गया है। एडवोकेट जनरल राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वह कानूनी मामलों पर राज्य की सरकार को सलाह देता है और राज्य के सरकार के हितों की रक्षा और सुरक्षा करना उसका कर्तव्य होता है। वह भारत के महान न्यायवादी के समान होता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति का प्राथमिक दायित्व संविधान और अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के कानून का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करता है। राज्य के गवर्नर राज्यपाल की प्राथमिक जिम्मेदारी अनुच्छेद 159 के अनुसार अपने पद की शपथ में संविधान और कानून का संरक्षण, रक्षा और बचाव करना होता है। वहीं बात करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की, तो वे मामलों के आवंटन और संवैधानिक पीठों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं जो कानून के महत्वपूर्ण मामलों में निपटते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री जो कि राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति में केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के समान होते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत में नोटा विकल्प किस वर्ष पेश किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 में। जी दोस्तों, नॉन ऑफ द अबोव, ठीक है, अबोव या फिर नोटा 2013 में एक विकल्प के रूप में प्रदान किया गया है। नॉन ऑफ द जो कि अबोव विकल्प सीधे तौर पर मतदाता को किसी भी उम्मीदवार को मैदान में न चुनकर नकारात्मक राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, वही बात करते हैं कि हालांकि ऐसा लग सकता है कि नोटा लंबे समय से आसपास है, वास्तव में केवल 2013 में लागू हुआ था। इस प्रकार नोटा जो कि विकल्प का उपयोग पहली बार भारत में 2013 ईस्वी के चुनाव में किया गया था। पहली बार इसका इस्तेमाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। 27 सितंबर 2013 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि चुनाव में नॉन ऑफ द अबोव वोट दर्ज करने का अधिकार लागू होना चाहिए, जबकि चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों में उसी के लिए एक बटन प्रदान करने का आदेश देना चाहिए।
वही बात करते हैं दोस्तों, तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए नोटा का विकल्प प्रदान किया गया था। राज्यसभा चुनाव में नोटा का विकल्प 2014 में चुनाव आयोग द्वारा पेश किया गया था। यानी राज्यसभा का बात किया जाएगा तो 2014 में और विधानसभा में 2013 में इसको लाया गया था। 103वां संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रश्न आए थे दोस्तों, तो चलिए इससे रिलेटेड सभी बात बता देते हैं। बाकी क्वेश्चन क्या था कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसमें सम्मान श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का परिचय देता है। वहीं बात करते हैं भारत के संविधान का 103वां संशोधन आधिकारिक रूप से संविधान 103 संशोधन अधिनियम 2019 के रूप में जाना जाता है। 8 जनवरी 2019 को संविधान 103 संशोधन अधिनियम का बिल 2019 लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने पेश किया था। 14 जनवरी 2019 को 103वां संशोधन लागू हुआ था। वहीं बात करते हैं दोस्तों कुछ हाल के संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इस संशोधन ने 1 जुलाई 2017 से भारत में एक राष्ट्रीय माल और सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करवाया था। 102वां संविधान संशोधन, इसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया था। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारतीय कृषि के संदर्भ में बीवर, दहिया और पोडू शब्द का स्थानीय नाम क्या है। तो दोस्तों इसको भारत में खेती के इस आदिम रूप के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में बेवर या फिर दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या फिर पेंदा, ओडिशा में पमादवी या फिर कोमन या फिर सीदा कहा जाता है। पश्चिम घाटों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वलेरे या फिर वाल्ट्रे, हिमालयन बेल्ट में खील, झारखंड में कुरुआ और पूर्वोत्तर क्षेत्र में झुमिंग कहा जाता है। तो दोस्तों इन शब्दों के अनुसार आपको राज्यों का चयन करना था, यानी सम्मिलित करना था, मिलान करना था। तो वो कौन कौन से थे आप इसके अकॉर्डिंग कर लेना। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एसडीजी का लक्ष्य से संबंधित कोई प्रश्न था, एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया है। इसके रिलेटेड बात करते हैं तो सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी जो कि 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है, जिसे सभी के लिए एक बेहतर और स्थिर भविष्य प्राप्त करने का खाका बनने के लिए डिजाइन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2015 में निर्धारित और वर्ष 2030 तक हासिल करने का इरादा एसडीजी संयुक्त राष्ट्र जो कि संकल्प 70/1 2030 का एजेंडा हिस्सा है। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।